हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा अतीत पार्ट 2 की बुक बच्चों जो आपको दी गई है। इस वीडियो में इस पार्ट के सभी जितने भी अभ्यास प्रश्न रहते हैं इनके सभी के उत्तर एक एक करके हम देखने वाले हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपका एनसीईआरटी क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान में हमारा अतीत की जो आपकी बुक है उसमें आपका प्रथम पार्ट है प्रारंभिक कथन हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो बच्चों इस वीडियो में ये आपका जो पहला अध्याय है इसके सभी अभ्यास प्रश्न जितने भी इस अध्याय में दिए गए इनके एक एक करके सभी के सॉल्यूशन हम देखने वाले। देखिए बच्चों ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा और आप इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से आपको फुल हेल्प मिलने वाली है। देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये पाठ है और बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से सभी बुकों के सॉल्यूशन चैप्टर वाइज हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आप एक एक करके सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। सभी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित सभी बुकों के सॉल्यूशन बच्चों चैप्टर वाइज चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से वीडियो आपको मिलेंगे। देखिए आगे हम बढ़ेंगे। देखिए आपका अध्याय चल रहा है, ये आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। यहाँ पर हम इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही लंबा पाठ है बच्चों जिसको आपने जरूर पढ़ा होगा या फिर आप स्कूलों में आपको पढ़ाया गया होगा। एक एक से इसके सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम सॉल्व करने वाले हैं और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर आपको उत्तर बताएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका यहाँ तक पाठ था और यहाँ पर आपका ये पाठ जो है खत्म हो चुका है और इसके बाद इसके यहाँ पर आपका देखिए अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं जिसमें सबसे पहला देखिए फिर से याद करें। फिर से याद कर में आपका देखिए पहला है कि आपका पहला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, इसका उत्तर देखिए एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न बच्चों की अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? तो इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। मध्यकाल के अनुसार कोई भी अजनबी या जो किसी खास समाज या संस्कृति से संबंधित नहीं था और उस खास गांव का हिस्सा नहीं था उसे विदेशी माना जाता था। इसका उत्तर है आपके पहले प्रश्न का। क्या माना जाता था? विदेशी किसे माना जाता था? जो अजनबी था। इस तरीके से बच्चों पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो रुककर लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको सुंदर स्पष्ट राइटिंग में सभी उत्तर बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दूसरा प्रश्न के नीचे उल्लेखित बातें सही है गलत आपको यहाँ पर बताना है। कि सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, तो यह हो जाएगा आपका सही। दूसरा है कि इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, तो यह बच्चा दूसरा भी हो जाएगा सही। तीसरा कि कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे, तो क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। तो इसमें आपको सही कर देना है। इसके बाद आपका चौथा है कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से तीन आपके कंटिन्यू सही हो जाएंगे, चौथा आपका गलत हो जाएगा, ये आपको भर देना है। इसका उत्तर हो जाएगा। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे बच्चों और आगे देखिए कुछ इस तरीके से आपका दिया गया कि रिक्त स्थान को भरे। पहला कि अभिलेखागारों में खालिस्तान रखे जाते हैं, तो बच्चों दस्तावेज रखे जाते हैं, आपको लिख देना है। दूसरा कि खालिस्तान 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, तो जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी इसका उत्तर हो जाएगा, आपको लिखना है। गए कि खालिस्तान आपको बोला गया और खालिस्तान इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। उत्तर में होगा आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। इसका आपका खालिस्तान में आपको भर देना है। इसका सही उत्तर है बच्चों, ये इसका आपको उत्तर लिखना है। पूरे नंबर आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे। चौथा प्रश्न है कि इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दे। आपके इस काल में कौन कौन से प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर करके लिखना है कि इस अवधि से जुड़े कुछ तकनीकी परिवर्तन निम्नलिखित है। पहला सिंचाई में फारसी पहिया, दूसरा बुनाई में चरखा, तीसरा युद्ध में आग्नेयास्त्र। तो बच्चों आपके चौथे प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर आप पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न है कि इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक
परिवर्तनों की जानकारी दे। तो क्या हो जाएगा उत्तर, इस विशेष अवधि के दौरान हुए कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख धार्मिक घटनाक्रम इस प्रकार है। पहला है कि नए देवताओं की पूजा, दूसरा है कि राजघरानों द्वारा मंदिरों का निर्माण, तीसरा हो जाएगा समाज में प्रमुख समूह के रूप में ब्राह्मणों पुरोहितों को बढ़ावा देना का बढ़ावा बढ़ता महत्व। इस तरीके से आपको लिख देना है। ये इसके आपके 3 बच्चों पॉइंट आपको यहां पर डाल के लिख देना है, आपको पूरे नंबर इससे मिल जाएंगे। ये आपके 5 प्रश्न का उत्तर है। चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए आपका यहां पर कुछ इस प्रकार से कि आइए समझे। छठा प्रश्न है कि पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। तो कैसे बदला है, उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका कि पिछली शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ बदल गया है। आज हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल भारत को दर्शाने के लिए किया जाता है, लेकिन 13वीं शताब्दी के दौरान इस शब्द का इस्तेमाल मिनहाज ए सिराज एक इतिहासकार राजनीतिक अर्थ में द्वारा दिल्ली के सुल्तान की भूमि को दर्शाने के लिए किया गया था हिंदुस्तान का उपयोग। इसके बाद देखेंगे 14वीं शताब्दी के दौरान हिंद शब्द का इस्तेमाल अमीर खुसरो द्वारा सिंधु नदी की संस्कृति और लोगों को संदर्भित करने के लिए किया गया था, जबकि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बाबर ने उपमहाद्वीप के निवासियों की संस्कृति, भूगोल और जीवों का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से पूरा हमने बता दिया। उत्तर आपको आपकी स्क्रीन पर आप पूरा नोट कर सकते हैं। चलिए 7वां प्रश्न की जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। उत्तर हो जाएगा बच्चों की इस अवधि के दौरान लोगों के बीच कई सामाजिक और आर्थिक मतभेद उभरे, जिसके कारण जाति या उपजातियां शुरू हुई, जहां लोगों के उनके व्यवसाय और पृष्ठभूमि के आधार पर रैंक किया जाता था। जातियों के मामले में कुछ क्षेत्र में जाति पंचायत के रूप में जाने वाले बुजुर्गों की एक सभा द्वारा नियंत्रित किया जाता था। जातियों को अपने गांवों के नियमों का पालन करना आवश्यक था, जो एक सरकार द्वारा प्रशासित होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बच्चों पूरा आपकी स्क्रीन पर है, पूरा इसको नोट कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है कि सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उत्तर हो जाएगा इसका कि एक सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य वह साम्राज्य होता है जो विविध संस्कृतियों, भूगोल और धर्म के कई क्षेत्रों में फैला होता है। उदाहरण के लिए मुगल, चोल, खलजी और तुगलक राजवंश। ये क्वेश्चन नंबर आपके 8 का उत्तर हो जाएगा। ये पूरा नोट आपको कर लेना है, इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद देखिए आइए विचार करें। 9वां प्रश्न की पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है। उत्तर कैसे लिखना बच्चों इसका। उत्तर हो जाएगा कि अतीत में इतिहासकारों को पांडुलिपियों का उपयोग करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय प्रिंटिंग प्रेस की कमी के कारण इतिहासकारों को पांडुलिपियों को हाथ से लिखना पड़ता था, और नए बदलावों के साथ पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाना आसान काम नहीं था। नकल करने के लिए सदियों में छोटे छोटे अंतर और गलतियां बढ़ती गई, जब तक कि एक ही पाठ की पांडुलिपियां एक दूसरे से काफी अलग नहीं हो गई। नतीजन हमें शायद ही कभी किसी लेखक की मूल पांडुलिपि मिलती है। आज हमें जो है नहीं मिलती है किसी भी लेखक की पांडुलिपि, क्योंकि वो बहुत ही कठिन था। तो ये पूरा उत्तर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। 90वें प्रश्न का पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों हम आपका 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं, क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम। तो आपको बता देना है कि इतिहासकार अतीत को कालों या युग में कैसे विभाजित करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों की 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 अलग अलग अवधियों में विभाजित किया। 3 अवधियों के में को ब्रिटिश, मुस्लिम और हिंदू में विभाजित किया गया था। ब्रिटिश इतिहासकारों का मानना था कि शासकों के धर्म में परिवर्तन के अलावा संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था के मामले में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ था। इसके बाद आपको आगे लिखना है कि इतिहासकार समय को सिर्फ कैलेंडर या घड़ी के रूप में नहीं देखते जो साल, दिन या घंटे दिखाते हैं। इतिहास अध्ययन उन्हें समान विशेषताओं वाले अलग अलग कालखंडों या
खंडों में विभाजित करके आसान हो जाता है। आगे लिखना है कि यह आर्थिक संगठन सामाजिक परिवर्तन, विश्वास और विचारों में समानताओं और परिवर्तनों को दर्शाता है। इसके बाद लिख देना है कि जब इतिहासकार अतीत के ग्रंथों, मानचित्रों और दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो उन्हें उन संदर्भों और विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में सावधान रहना पड़ता है जिनमें वे तैयार किए गए थे, क्योंकि दो अलग अलग अवधियों में मानचित्र कला अलग अलग थी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चों पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया, जो कि आपकी स्क्रीन पर पूरा नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने आपके अध्याय 1 के टोटल जितने भी आपके क्वेश्चन थे, इनके सभी के उत्तर हमने देख लिए। तो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।